जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, रेलवे प्रैक्टिस सेट की जो हमारी क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 22वीं क्लास है। चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वास्तुकला में पंचायत शैली खालिस्तान शब्द से संबंधित है। ये किस शब्द से संबंधित है? शहर से, बांध से, केसर से, मंदिर से। वास्तुकला में जो पंचायत शैली है ये है मंदिर से संबंधित है। किस शब्द से संबंधित है? मंदिर से संबंधित है। और मंदिर की जो वास्तुकला होती है ये भी 3 शैलियों में बनाई जाती है। मंदिर की जो क्या होती है? वास्तुकला। मंदिर की जो क्या होती है? वास्तुकला। वास्तुकला, ठीक है। मंदिर की जो डिजाइन बनाई जाती है, जो मंदिर बनाए जाते हैं, ये 3 शैलियों में बनाए जाते हैं, ठीक है। नागर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली, और बेसर शैली, बेसर शैली, ठीक है। 3 शैलियों में क्या बनाई जाती है? मंदिर की वास्तुकला बनाई जाती है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? वास्तुकला में पंचायत शैली खालिस्तान सबसे संबंधित है, तो किससे? ये मंदिर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी प्रणाली को अपनाया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र को, पूंजी अर्थव्यवस्था को, निजी क्षेत्र को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी अर्थव्यवस्था आती है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही आते हैं। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ये दोनों किस में आते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किस में आते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली अपनाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, शुक्र अपने अक्ष के खालिस्तान से खालिस्तान तक घूमता है, ठीक है। शुक्र अपने अक्ष पर कहां से कहां तक घूमता है? उत्तर से दक्षिण पश्चिम में, उत्तर से लेकर दक्षिण में, पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व में। शुक्र अपने अक्ष के पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में, ठीक है। कहां से कहां तक? पश्चिम से पूर्व तक घूमता है, ठीक है। शुक्र की एक क्या है? अनोखी विशेषता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है? पिट्सबर्ग को। किसे जाना जाता है? पिट्सबर्ग को, पिट्सबर्ग को, ठीक है। और यह शहर पेंसिल्वेनिया में स्थित है, आपको याद रखने की ये शहर कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण, किसका? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, इन्होंने करवाया था। कब करवाया था? 1311 में। कब बनवाया था इसे? 1311 में बनवाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाए गए फाइबर है? क्या पूछा है ये? एक लकड़ी की लुगदी पर क्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया क्या है? फाइबर है। तो कौन सा है? रेयान। कौन सा है? रेयान, ठीक है। एक प्रकार का क्या है ये? एक प्रकार का कृत्रिम फाइबर है। कैसा फाइबर है? कृत्रिम फाइबर है, ठीक है। ये आपको याद रखना कैसा फाइबर है? कृत्रिम फाइबर है, रेयान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? कब? 2016 में। दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। दीपा मलिक, ठीक है। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? रजत पदक, रजत पदक। 4.61 मीटर तक गोला फेंक कर यह उपलब्धि हासिल की थी दीपा मलिक ने, ठीक है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, अर्जुन पुरस्कार
पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब दिया गया इन्हें अर्जुन पुरस्कार? 2012 को। कब दिया गया? 2012 को इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब दिया गया? 2017 में। कब दिया गया? 2017 में, ठीक है। पद्म पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 को। पद्म पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में। और कितनी तरह से दिया जाता है? ये 3 तरह से दिया जाता है। कितनी तरह से दिया जाता है? 3 तरह से दिया जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 को हुई। कितने तरह से दिया जाता है? 3 तरह से, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, कोशिका क्या होती है सबसे पहले तो वो याद रखिए। कोशिका, ठीक है, क्या है ये? जीवों की संरचनात्मक, ठीक है, कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक है। जीवन की सबसे मूलभूत सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की तो खोज की, लेकिन कब की? 1665 में, ठीक है। कब की? 1665 में। कब हुई कोशिका की खोज? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। कोशिका, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कोशिका के नाभिक का आविष्कार, ना कि कोशिका की खोज। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, पेनिसिलिन की खोज की, ठीक है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवाई है पेनिसिलिन, जिसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की? वो भी याद रखिए, 1928 में। कब की? 1928 में, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या किया? जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज की, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब की? 1676 में, 1676 ईस्वी में, ठीक है। किसकी खोज की? जीवाणु की। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तो वह खालिस्तान के रिट पर रिहा होने का हकदार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकारपेक्षा, परम आदेश। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 22 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 22 के तहत, ठीक है। यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया जाता है तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट पर रिहा होने का हकदार है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 22 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो वो भी याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करते हैं? आर्टिकल नंबर 226 के तहत, ठीक है। दोनों का याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करता है? रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट भी क्या करता है? रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल नंबर 226 के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन क्या दिया गया है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 तो कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 में क्या है, तो क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का क्या? संरक्षण, ठीक है। अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति का संरक्षण, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आपको ये आर्टिकल का नाम याद रखना, 29 से 30 में,
ठीक है, किसमें दिया गया है? 29 से 30 में दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है वो भी याद रखिए। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? भाग 3 अनुच्छेद भी याद रखिए कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में। किसमें मिलता है? 12 से लेकर 35 में मिलता है। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, ये किस में दिया गया है? तो ये भी याद रखना आपको 26 में। किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 26 में, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति का संरक्षण, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 29 से 30 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक था? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था मध्य प्रदेश का। किसका था? मध्य प्रदेश का। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सकल मृत्यु दर क्या थी? ठीक है, 10%, 8.5%, 5.9%, 7.1%। तो कितनी थी? 7.1%। ठीक है, आप यहां से दो चीजें याद रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता वाला राज्य याद रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता वाला राज्य, ठीक है, क्या है? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। ये तो हो गया सबसे साक्षरता वाला, सबसे ज्यादा राज्य। ठीक है, कम भी याद रखिए, बिहार। ठीक है, कौन सा राज्य है? बिहार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता वाला राज्य रहा है केरल और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य रहा है बिहार। ठीक है, ये तो हो गया साक्षरता। सबसे ज्यादा जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो किस राज्य की रही है? उत्तर प्रदेश राज्य की। किस राज्य की रही है? उत्तर प्रदेश राज्य की। और सबसे कम किस राज्य की रही है? सिक्किम राज्य की। किस राज्य की रही है? सिक्किम राज्य की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की रही है? तो उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम किस राज्य की रही है? सिक्किम राज्य की। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सकल मृत्यु दर क्या है? ठीक है, तो क्या है? 7.1%। ठीक है, 7.1%। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कब हुई? 1872 में पहली जनगणना हुई। लेकिन सबसे पहली नियमित जनगणना कब हुई? तो वो भी याद रखिए, नियमित। ठीक है, कब हुई? 1881 में। कब हुई? 1881 में। लास्ट टाइम कब हुई? 2011 में। कब हुई? 2011 में। ठीक है, हर 10 साल में क्या होती है? जनगणना होती है। क्या होती है? जनगणना होती है हर 10 साल में। ठीक है, 10 वर्ष में क्या होती है? जनगणना होती है। 2011 के बाद अब तक क्या नहीं हुई है? जनगणना नहीं हुई है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट के दिया गया है, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ठीक है, किस आर्टिकल नंबर 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल? चलिए देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 352 के तहत। किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 352 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल सबसे फर्स्ट में 1962 में लगाया गया। सेकेंड बार कब लगाया गया? 1971 में। कब लगाया गया? 1971 में। और थर्ड बार कब लगा? 1975 में। ठीक है, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन का क्या हुआ? युद्ध हुआ। तब क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगाया गया? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 1971 में भारत और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? युद्ध हुआ। तब क्या लगाया गया? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। और ये कब लगाया गया? अशांति के कारण लगाया गया था। ठीक है, देश में क्या अशांति के कारण लगाया गया? 1975 में। ठीक है, 1975 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1971 और 1975। ठीक है, 1975 में जो तत्कालीन क्या थे? तत्कालीन अगर हम बात करें किसकी? राष्ट्रपति की, तो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तत्कालीन राष्ट्रपति
फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री का नाम भी याद रखिए, इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके समय क्या लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, ठीक है। 1962 में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और राष्ट्रपति तब कौन थे तत्कालीन? राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? ये तत्कालीन राष्ट्रपति थे, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी क्या हो, आपातकाल की घोषणा हो, तो आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। ये भी याद रखिए, आपातकाल की घोषणा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। इससे पहले हम क्लास में देख चुका है, ठीक है, कि आपातकाल कितने बार लगाया गया है, कब कब लगाया गया है, और कितने तरह से आपातकाल लगाया जाता है। कितने तरह से लगाया जाता है? 3 तरह से, ठीक है। एक तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन, और तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में नहीं लगा है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 1951 में, कब? 1951 में पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में। कहाँ लगा था? पंजाब में। और राष्ट्रपति शासन क्या? राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग गया। अभी हमने देख लिया है कब कब लगा है 3 बार, 1962, 1971, 1975। 1962 पे राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया गया था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था, इसलिए आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल कब? 1962 में, ठीक है। तब तत्कालीन जो क्या थे? तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल भारत में क्यों लगाया गया? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है। तब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में देश में क्या अशांति के कारण क्या लगाया गया? आपातकाल लगाया गया, तब भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कब लगाया गया? 1975 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस दिन अपनाया गया था? ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने देख चुका है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ये पहली बार पूछा तो कब किया गया था? 1962-68 में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस दिन अपनाया गया था? किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। यह प्रतीक सारनाथ में अशोक के स्तंभ शिखर पर मौजूद 4 शेरों की मूर्ति से लिया गया है। और इस प्रतीक के 4 शेर हैं, ठीक है, जो क्या है? शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास, ठीक है। चारों आपको याद रखना है, शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? जूडो की उत्पत्ति प्राचीन खालिस्तान कला जो जितसु से हुई है, किससे हुई है? मलेशियाई से, कोरियाई से, चीनी से, जापानी से। किससे हुई है? जापानी से। किससे हुई है? जापानी से। जूडो एक जापानी मार्शल आर्ट है, ठीक है। क्या है? जूडो एक जापानी मार्शल आर्ट है जिसका विकास 19वीं शताब्दी में जिगोरो कानो के द्वारा किया गया था।
ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? जिगोरो कानो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सोलुंग त्योहार किस राज्य से संबंधित है? कौन सा त्योहार? सोलुंग त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन ये किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से, अरुणाचल प्रदेश राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से। तो ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से। आदिवासियों का सबसे लोकप्रिय त्योहार है सोलुंग त्योहार, जो हर साल कब? 1 सितंबर को, 1 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है? पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में खालिस्तान द्वारा की गई थी। क्या पूछ रहा है? पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में खालिस्तान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जैमिनी के द्वारा। ठीक है, कितने दर्शन है? 6 दर्शन है। कितने दर्शन है? 6 दर्शन है। 6 दर्शन के नाम आपको याद रखना है। 6 दर्शन है। ठीक है, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा। ठीक है, क्या है? मीमांसा, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन। कितने दर्शन है? 6 दर्शन है। 6 दर्शन है। ठीक है, और 6 दर्शन के नाम आपको याद होना चाहिए। सांख्य दर्शन जो सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। ठीक है, कपिल, ये क्या है? सांख्य दर्शन के लेखक है। किसके लेखक है? सांख्य दर्शन के लेखक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, तो कौन है? कपिल। सबसे पुराना दर्शन है सांख्य दर्शन। ठीक है, पतंजलि, ठीक है, ये क्या है? योग के लेखक। ठीक है, किसके हैं? योग के। और पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी। स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में जैमिनी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट अगला। नेक्स्ट क्या दिया गया है? तमिल में सबसे पुराना महाकाव्य। किसमें? तमिल में सबसे पुराना महाकाव्य। ठीक है, सिलप्पतिकारम द ज्वेल्ड एक्लेंड 5वीं 6वीं शताब्दी, इसमें से खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? इलंगो आदिगल। किसके द्वारा लिखा गया था? इलंगो आदिगल के द्वारा। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 स्तरों में 5.2% तक कम करना है। क्या पूछ रहा है? प्रतिबद्धता अवधि का लक्ष्य कितनी ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को 1990 स्तरों में 5.2% तक कम करना है। 6, 10, 8, 7, तो कितनी? 7। कितनी? 7। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? कौन सा द्वीप? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है, एक छोटा सा द्वीप है मयूर द्वीप। कौन सा द्वीप? मयूर द्वीप, जिसमें उमानंद मंदिर स्थित है। उमानंद मंदिर स्थित है, जो भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। समर्पित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मयूर द्वीप क्या है? एक छोटा सा द्वीप है जिसमें उमानंद मंदिर स्थित है, जो किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें, किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखिए कि इसका उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के मान सरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे लाल नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे लाल नदी कहा जाता है। ठीक है, लंबाई याद रखिए। लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। तिब्बत में से क्या किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में
इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत की क्या है? ये सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अभी देख लिया हमने उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से, जिसे लाल नदी के नाम से जाना जाता है। लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है, ना कि सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी जिसका उद्गम याद रखिए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। लंबाई याद रखिए कि इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की कौन सी है? नर्मदा नदी सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया था? यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है? स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।